हाल ही की घटनाओं में तालिबान ने अफगानिस्तान के 85% क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। लेकिन ये तालिबान है कौन और उनके रिजरेक्शन से रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान और अमेरिका जैसे देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तालिबान के सत्ता में वापसी और इसके कंप्रहेसिव इफेक्ट को समझने के लिए हमें अफगानिस्तान के पिछले 100 सालों के इतिहास को समझना होगा। मोहम्मद जहीर शाह की राज्यशाही से लेकर सोवियत संघ के आक्रमण और तालिबान के उदय तक ये यात्रा हमें अफगानिस्तान की कॉम्प्लिकेशंस और इसके ग्लोबल रिलेशंस को आकार देने वाले जियोपॉलिटिकल हितों को एक्सपोज करेगी। 1919 में जैसे ही अफगानिस्तान आजाद हुआ तो अफगानिस्तान में राज्यशाही आ गई और वहाँ पे शाह वंश की राज्यशाही चलने लगी और शाह वंश के आखिरी राजा हुए मोहम्मद जहीर शाह। अब आगे चलते हैं 1973 में, जब जहीर शाह एक बीमारी का इलाज कराने अफगानिस्तान से इटली जाते हैं और इधर जहीर शाह के सेनापति दाऊद खान ने तख्ता पलट करके खुद को अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री घोषित कर लिया। 1977 में अफगानिस्तान की जनता से ये बोला कि अब यहाँ पे संविधान लागू होगा, तो जनता ने ये भी सोचा कि संविधान होगा तो राजतंत्र से तो अच्छा ही होगा। लोगों ने उस समय संविधान वाली बात को इसलिए भी स्वीकार कर लिया क्योंकि दाऊद खान मोहम्मद जहीर शाह के सेनापति भी थे। तो दाऊद खान ने विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति, काउंसिल जनरल सब कुछ अपने आप को घोषित कर लिया। और फिर क्या होना था? जनता ने दाऊद के शासन से परेशान होकर 27 अप्रैल 1978 को दाऊद के अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू कर दिया और इस प्रोटेस्ट को नाम दिया गया सौर रेवोल्यूशन। और इस सौर रेवोल्यूशन प्रोटेस्ट के लीडर बने नूर मोहम्मद तारिकी। आगे चल के प्रोटेस्टर्स की जीत हुई और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद दाऊद खान को उखाड़ फेंका और अफगानिस्तान के नए प्रेसिडेंट बने नूर मोहम्मद तारिकी। इनको रूस का भी सपोर्ट मिल रहा था और उस समय रूस एक यूएसएसआर कंट्री था, मतलब कि किसी भी धर्म को ना मानने वाले को यूएसएसआर कहते हैं। अब अफगानिस्तान के नए प्रेसिडेंट नूर मोहम्मद तारिकी थे और उनको रूस का भी फुल सपोर्ट था, तो उनपे भी यूएसएसआर का प्रभाव पड़ने लगा। तभी नूर मोहम्मद तारिकी इसके प्रभाव में आकर अफगानिस्तान में स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स खोलने लगे। सीधे अल्फाज में कहें तो वो अफगानिस्तान को मॉडर्न बनाने लगे और तारिकी वहाँ की महिलाओं को ज्यादा मॉडर्न बनाने की कोशिश करने लगे। मतलब कि अगर वो हिजाब ना पहनना चाहे तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। वहाँ ज्यादातर जनसंख्या मुसलमान थी, जिसकी वजह से इसका विरोध होने लगा। इसी बीच उन्होंने अफगानिस्तान की जनता पर एक शर्त लागू कर दी और वो शर्त क्या थी कि जिसके पास ज्यादा जमीन है वो वहाँ के गरीबों को अपनी कुछ जमीन दान करके उन गरीबों की मदद करने को कहा। अफगानिस्तान ने इसका भी विरोध किया क्योंकि उनकी मान्यता ये थी कि अल्लाह ही है, वो जिसको चाहे अमीर बनाता है, जिसको चाहे गरीब बनाता है। अच्छा, उस टाइम रूस और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था, तो दोनों एक दूसरे को खत्म करना चाहते थे और इधर अफगानिस्तान की जनता तारिकी का विरोध कर रही थी। तो अमेरिका क्या करता है कि अफगानिस्तान की जनता को भड़काना शुरू कर देता है कि तुम्हारा धर्म खतरे में है और तुम अपने धर्म के लिए लड़ो। वैसे ये धर्म खतरे में है, ये वाला पैतरा कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा है। खैर, हमसे क्या। तो अमेरिका ने इस मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ लड़ने के लिए मुजाहिदीन को तैयार किया और फंडिंग किया, ये कहकर कि तारिकी जो भी कर रहे हैं इसके पीछे रूस का ही हाथ है। इसी बीच अमेरिका ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हफीजुद्दीन अमीन को CIA के एजेंट्स भेजकर अपने साथ मिला लिया। अब यहाँ खेल क्या हुआ ये देखिए। अमेरिका ने विदेश मंत्री हफीजुद्दीन अमीन को एक सख्त आदेश दिया कि अफगानिस्तान में मॉडर्नाइजेशन की स्पीड को बढ़ाओ, जितने भी इस्लामिक विरोधी काम हैं सबकी स्पीड बढ़ाओ। हफीजुद्दीन अमीन ने मॉडर्नाइजेशन की स्पीड बढ़ाई, जिससे अमेरिका के हाथों बनाए हुए मुजाहिदीन भड़कने लगे और कहने लगे कि हमारा धर्म खतरे में है। उधर नूर मोहम्मद तारिकी और रूस एक तरफ रह गए और अमेरिका के साथ मिलकर हफीजुद्दीन अमीन आगे बढ़ गया। इधर अमेरिका मुजाहिदीन को भी हथियार और पैसा प्रोवाइड करने लगा। कुछ समझ में आई बात? किस तरह से अमेरिका ने चाल चलकर आतंकवाद को बढ़ाया। खैर, मुजाहिदीन को ट्रेनिंग और पैसा सब अमेरिका ने पाकिस्तान के थ्रू प्रोवाइड कराना शुरू कर दिया। अमेरिका ने सऊदी अरब से भी कुछ लोगों को अफगानिस्तान भेजा, जिसमें एक फेमस नाम था ओसामा बिन लादेन। अमेरिका की मीटिंग हुई थी ओसामा बिन लादेन के साथ और ये बात हुई थी कि यूएसएसआर को खत्म कर देना है, अफगानिस्तान में नूर मोहम्मद तारिकी की सरकार को गिरा देना है और इस्लामिक परंपरा को लाना है। और यही वजह थी कि वहाँ पे आतंकवाद बढ़ने लगा और अमेरिका ने वहाँ स्टूडेंट्स को भी भड़काना शुरू कर दिया था। उस समय मॉडर्नाइजेशन का जो काम चल रहा था वो एक ही टाइम में एक साथ 2 देशों में चल रहा था और वो दूसरा देश था ईरान। जो अमेरिका ईरान में मॉडर्नाइजेशन कर रहा है, वही अमेरिका अफगानिस्तान में ये कह रहा है कि तुम्हारा धर्म खतरे में है रूस की वजह से। अच्छा, अब वही बात रूस भी कह रहा है ईरान के लोगों से कि तुम्हारा धर्म खतरे में है। मतलब काम दोनों ही सेम कर रहे हैं, दोनों अपनी अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं और बीच में कार्टून कौन बन रहा है? ईरान और अफगानिस्तान। और इसका नतीजा ये हुआ कि ईरान में रेवोल्यूशन शुरू हो गया। ईरान ने अमेरिका को अपने देश से ये कहकर निकाल दिया कि हमारा कल्चर सही है। अब अमेरिका ईरान से हार कर आया था तो उसके मन में डर था कि ईरान पे कहीं रूस का दबदबा न हो जाए। उधर नूर मोहम्मद तारिकी अफगानिस्तान से रूस जाते हैं और अपनी बात को रखने के लिए रूस से बात करते हैं कि अफगानिस्तान की जनता भड़क चुकी है
तो रूस ने इस बात का जवाब देते हुए कहा कि तुम अफगानिस्तान के मॉडर्नाइजेशन की स्पीड को स्लो कर दो। और नूर मोहम्मद तारिकी ने रूस के सामने ये बात भी रखी थी कि हफीजुद्दीन अमीन हमारा विदेश मंत्री हमारी मर्जी के खिलाफ काम कर रहा है और कोई बात सुन नहीं रहा है। तब रूस ने कहा कि तुम अफगानिस्तान पहुंचकर पहले हफीजुद्दीन अमीन को उसके पद से हटाओ, ये अमेरिका का एजेंट है। अच्छा, उसके बाद रूस से मीटिंग करके नूर मोहम्मद तारिकी अफगानिस्तान लौट रहे थे, तभी अमेरिका की एक खुफिया एजेंसी ने हफीजुद्दीन अमीन को सब कुछ बता दिया कि तारिकी अफगानिस्तान पहुंचकर तुमको पद से हटाने वाला है। और नूर मोहम्मद तारिकी जैसे ही अफगानिस्तान पहुंचे, हफीजुद्दीन अमीन ने उनको उनकी फैमिली समेत मार दिया और वहाँ का पूरा शासन हफीजुद्दीन अमीन के हाथ में आ गया। एक बात ये भी समझिए कि ईरान से अमेरिका भले ही वापस चला गया, लेकिन अफगानिस्तान में अमेरिका का ही एजेंट शासन करने लगा। और अफगानिस्तान में अमेरिका का शासन करना रूस के लिए अच्छा नहीं था। तो 25 दिसंबर 1979 को अफगानिस्तान में रूस अपनी थल सेना लेकर इंटर कर जाता है और हफीजुद्दीन अमीन की सरकार को मार कर खत्म कर देता है। अच्छा, यहाँ पे रूस को ये लगा कि वो अफगानिस्तान को बड़ी ही इजीली जीत सकता है, जो कि रूस का ऐसा सोचना बहुत ही गलत था, क्योंकि अफगानिस्तान एक पहाड़ी एरिया था जिसमें थल सेना को लेकर लड़ना इम्पॉसिबल था। अमेरिका ने जो आतंकी संगठन खड़ा किया था उसको अमेरिका से ही फंडिंग और हथियार भी मिलते थे और अमेरिका खुद ये सब नहीं करता था। पहले वो पैसे और हथियार को पाकिस्तान भेजता था और मुजाहिदीन पाकिस्तान आकर लेके चले जाते थे रूस से लड़ने के लिए। मुजाहिदीन की पिछली जिंदगी अफगानिस्तान में ही गुजरी थी, तो उनको सब पता था कि कहाँ छुपना है, कौन सा रास्ता है, सब पता था। और इसी वजह से रूस की सेना मुजाहिदीन के आगे टिक नहीं पाई, रोज ढेरों सैनिक मारे जाने लगे। इसमें रूस की थल सेना नाकाम थी, तो रूस ने एयरफोर्स उतार दिया और फिर एक बार रूस की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि पहाड़ों पे जल्दी एयरफोर्स का सक्सेस हो पाना नामुमकिन है। अमेरिका ने रूस की एयरफोर्स को मारने के लिए मुजाहिदीन के हाथों में स्ट्रिंजर मिसाइल दे दिया था। इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि ये इंजन की गर्मी को सेंस करके टारगेट तक पहुंच जाती है और इजीली शूट करके गिरा देती है। आखिर में 15 फरवरी 1989 को रूस हार मानकर वापस लौट गया। 10 साल तक युद्ध चला, रूस समझ गया कि अब कुछ हासिल नहीं होने वाला है, अपने बहुत से लोग मारे जा चुके हैं, इसलिए वापस लौट चलो। अच्छा हुआ ये कि अमेरिका ईरान से निकाला गया तो कहने लगा ईरान आतंकवादी है, और रूस अफगानिस्तान से निकाला गया तो रूस कहने लगा अफगानिस्तान आतंकवादी है। अच्छा, रूस से लड़ाई तो खत्म हो गई, अब मुजाहिदीन ने अपना अपना एरिया बांट लिया, जिसकी वजह से ये आपस में लड़ने लगे और लूट पाट करने लगे। तो अफगानिस्तान की आम जनता परेशान हो गई थी और जनता ने ये डिसाइड किया कि अब यहाँ एक लीडर होना चाहिए जो इन सभी लूटपाट लड़ाई झगड़ों को कंट्रोल कर सके। तो उसमें छानबीन की गई कि जब रूस से लड़ाई चल रही थी तो उस समय सबसे बहादुरी से कौन लड़ा था। तो छानबीन का नतीजा ये सामने आया कि वहाँ के स्टूडेंट्स सबसे बहादुरी से लड़े थे। और अफगानिस्तान में स्टूडेंट्स को तालिब कहा जाता है, और इन्हीं सब के बीच उमर नाम का भी एक स्टूडेंट था जो कि बहुत ही वायलेंस वाले माइंडसेट का था, और उमर सभी स्टूडेंट्स का लीडर था। उसने अपने स्टूडेंट लाइफ में ही हथियार उठा लिया था और बहुत ही बहादुरी से रूस के खिलाफ लड़ा था, और रूस के बम विस्फोट से उमर की दाईं आंख चली गई थी। खैर, रूस से जीत हासिल करने के बाद उमर ने हथियार छोड़कर एक मस्जिद में नमाज पढ़ाना शुरू कर दिया। अब मुस्लिम्स नमाज पढ़ाने वाले को मौलवी या मुल्ला कहते हैं, तो उमर को लोग मुल्ला उमर के नाम से जानने लगे, और इसी को अफगानिस्तान की जनता ने कहा कि आप स्टूडेंट्स के लीडर बनिए, मतलब तालिब के लीडर बनिए। और फिर इसने एक स्टूडेंट्स का संगठन बनाया जिसका नाम रखा गया तालिबान। अमेरिका ने पहले से स्टूडेंट्स को हथियार और ट्रेनिंग दे रखी थी, तो जब तालिबान नाम का संगठन बना तो उसने अफगानिस्तान में जितने छोटे छोटे संगठन बने थे सबका सफाया कर दिया और पूरे अफगानिस्तान पे राज करने लगा, जैसे कि आज है। ये अफगानिस्तान के नीचे वाला हिस्सा आपको मैप में दिख रहा होगा। तालिबान इसी हिस्से में रहता है क्योंकि यही से सटा हुआ है पाकिस्तान, और अमेरिका पाकिस्तान से ही हथियार और पैसा सप्लाई करता था। और इन्हीं दोनों के बीच स्पिन बोल्डक नाम की एक जगह है जहाँ पे रूस का सबसे बड़ा हथियारों का डिपो था, जिसके बारे में पाकिस्तान ने तालिबान को बता दिया था। तो तालिबान ने स्पिन बोल्डक से रूस के सारे हथियार अपने कब्जे में ले लिया, और अब तालिबान के पास वो भी हथियार थे जो अमेरिका ने दिए थे रूस के खिलाफ लड़ने के लिए, और स्पिन बोल्डक से रूस के हथियार को भी तालिबान अपने कब्जे में कर चुका था। तो दोनों देश के हथियार तालिबान के पास आ गए। अच्छा, इसके बाद तालिबान और अमेरिका की दुश्मनी कैसे हो गई, आइए ये समझते हैं। अभी मैंने कुछ टाइम पहले बताया कि अमेरिका ने यूएसएसआर के खिलाफ युद्ध करने के लिए सऊदी अरब से कुछ संगठन को अफगानिस्तान बुलाया था, जिसमें एक फेमस नाम था ओसामा बिन लादेन। तो तालिबान ने ओसामा बिन लादेन की वजह से अमेरिका से दुश्मनी ली। जब इराक और कुवैत के बीच युद्ध चल रहा था तो सद्दाम हुसैन पर अटैक करने के लिए अमेरिका सऊदी अरब से मिसाइल दागता था। तो ओसामा बिन लादेन ने इन्हीं सब बातों को लेकर उंगली उठा दी और कहा कि सऊदी अरब मुसलमानों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है, तुम यहाँ ऐसा काम मत करो। तो इसी बात को लेकर ओसामा बिन लादेन की अमेरिका से दुश्मनी हुई। तो अमेरिका के दबाव में आकर सऊदी अरब की सरकार ने ओसामा बिन लादेन को अपने देश से बाहर कर दिया, जिसका बदला लेने के लिए ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका
पर 9/11 अटैक कर दिया था और उसके बाद कहीं जाकर छुप गया। अब अमेरिका को शक हुआ कि बिन लादेन अफगानिस्तान जाकर छुप गया है, तो अमेरिका ने तालिबान से कहा कि ओसामा बिन लादेन तुम्हारे यहाँ छुपा है, लाओ उसको हमारे हवाले कर दो। तो तालिबान संगठन के लीडर मुल्ला उमर ने इस बात का साफ इनकार कर दिया कि यहाँ ओसामा बिन लादेन नहीं है। इसी बात को लेकर अमेरिका और तालिबान के बीच बैर हो गई। फिर अमेरिका ने युद्ध का ऐलान कर दिया, जिसपे तालिबान राजी हो गया और फिर अमेरिका अफगानिस्तान में युद्ध के लिए उतर गया और ठीक वैसी ही गलती किया जैसे रूस ने किया था। और ये युद्ध 2001 से 2021 तक मतलब 20 साल चला और इसमें अमेरिका की हार हुई। जॉर्ज बुश के टाइम पे युद्ध की शुरुआत हुई और जियो बाइडेन के टाइम पे युद्ध खत्म हुआ। जियो बाइडेन को समझ में आ गया था कि इतने सालों से लड़ाई चल रही है, अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ तो आगे भी कुछ हासिल नहीं होने वाला। अमेरिका को अपने हथियार और गाड़ियों को छोड़कर अफगानिस्तान से वापस लौटना पड़ा। आखिर में ओसामा बिन लादेन कहां से पकड़ा गया? पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान को बनाने में भी अमेरिका का ही हाथ था, ठीक वैसे ही जैसे मुजाहिदीन ओसामा बिन लादेन और तालिबान को बनाया था। तो ये है असलियत अमेरिका की, जिसने अपने मतलब के लिए बहुत से लोगों के हाथों में हथियार देकर आतंक को बढ़ावा दिया। खैर, वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो जाते जाते एक कमेंट करते हुए जरूर जाइएगा।